हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोवालाज बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता जल्द से जल्द लेके आए वो, और आप सभी का जो सपना है मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना, वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए। देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, एनिमल किंगडम चैप्टर, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। और किसी टेक्निकल रीजन की वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आई थी बेटा, जिसको रिजॉल्व करने में इतना टाइम कंज्यूम हो गया। अब देखिए, सीधे हम आते हैं उस टॉपिक पे जो कि आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। वो है यहां पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट है। देखिए, फाइलम टीनोफोरा तक का जो वीडियो है, स्टार्टिंग के एनिमल किंगडम के जो स्टार्टिंग के 7 लेक्चर हैं, 7 लेक्चर हैं, वो कंप्लीटली अपलोड कर दिया था मैंने। और आज का ये जो लेक्चर है बेटा, ये लेक्चर नंबर 8 है। और ये लेक्चर नंबर 8 जो है, ये एनिमल किंगडम, एनिमल डाइवर्सिटी में हम जिस फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में, ये है यहां पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से रिलेटेड वो सभी पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको जानना बेहद जरूरी है, उन सभी बात को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और मैं स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि आखिर ये लेक्चर आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्यों देखना चाहिए, इस लेक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, इस लेक्चर में बेटा आपको एक कंप्लीट थ्योरी दिया जाएगा, कंप्लीट थ्योरी, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थ्योरी को पढ़ने के बाद जो है, अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एनसीईआरटी की लाइंस जो है, एनसीईआरटी की जो वर्ड है ना, वो समझ में नहीं आ रहा होता। तो थ्योरी जो है, नोट्स को कवर करने के साथ साथ एनसीईआरटी में जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लाइन दिए गए हैं, हर वो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको बहुत ही डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको थ्योरी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको टोटल कंप्लीट एनसीईआरटी का कवरेज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, थ्योरी, नोट्स और एनसीईआरटी की कवरेज के साथ साथ आपको यहां पर पीवाईक्यू, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ अदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेगा। ठीक है, देखिए, हमारा जो बेस रहेगा, हमारा जो आधार रहेगा, जो क्राइटेरिया रहेगा बेटा, वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप पाएंगे कि अगर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपके नीट या एआईपीएमटी के प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस ईयर में आपको कहीं पर भी मिलेगा, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपसे हर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा जो अभी तक के मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है। तो लेक्चर जो है काफी लेंदी है। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बस जरा पेन जो है अपने हाथ में लेकर के तैयार रहिए। नोट्स बनाने के लिए साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, या फिर जहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ, अब समझ लिया है आपने और अब वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बनाना चाहिए, तो वहां से आप नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है बेटा, इसके लिए सबसे बेसिक बात, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए जो बेसिक बात है बेटा, हम यहां पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है बेटा, इसका कॉमन नेम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो कॉमन नेम होता है बेटा, इसे यहां पर इसमें आने वाले जो भी मेंबर होते हैं उसे फ्लैटवर्म कहा जाता है। एनसीईआरटी ने यहां से अपनी बात स्टार्ट की है। इसमें आने वाले जो भी मेंबर हैं उन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं, है ना। अब देखिए, फ्लैटवर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा इनका जो बॉडी होता है वो चपटा होता है, वो फ्लैट होता है, राइट है। अब देखिए, इसका बॉडी जो फ्लैट होगा वो डॉर्सल सरफेस से भी होता है, वेंट्रल सरफेस से भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी रखने वाले ये एनिमल होते हैं, राइट है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी रखने वाले ये एनिमल होते हैं बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनको यहां पर फ्लैटवर्म बोला जाता है। तो देखिए, अब हम यहां पर एक एक करके ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहीं से मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं कि आखिर इसमें आने वाले जो मेंबर्स होते हैं बेटा, उनको क्या कहा जाता है। तो मैंने भी आपको कहा कि इसका कॉमन नेम जो होता है बेटा, वो क्या होता है। इनमें आने वाले जो मेंबर हैं उन्हें बेटा हम यहां पर
फ्लैट वर्म कहते हैं, राइट है, फ्लैट वर्म कहते हैं। फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी है वो डॉर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से, राइट है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इनका जो बॉडी होता है बेटा वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, राइट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यहां पर बॉडी ये यहां पर रखते हैं। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले जो मेंबर्स होते हैं बेटा उनको यहां पर फ्लैटवर्म कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पॉइंट देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो यहां पर नेचर है बेटा, अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट को लेकर के बात करें तो सबसे पहले इसके नेचर की बात करें तो देखिए इनमें एनसीईआरटी का पॉइंट यहां पर आपको ये दे रखा है कि देखिए इनमें आने वाले जो कुछ मेंबर हैं बेटा, इनमें आने वाले कुछ मेंबर जो हैं, मतलब अगर हम सम मेंबर की बात करें, इनमें इस फाइलम में आने वाले जो कुछ मेंबर हैं, सम मेंबर जो होते हैं वो यहां पर फ्री लिविंग होते हैं। वो क्या होते हैं? वो पैरासिटिक फॉर्म नहीं होता, वो यहां पर फ्री लिविंग होता है, ठीक है। लेकिन इनमें आने वाले जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं, मतलब जो मोस्टली एनिमल होता है, जो मोस्टली एनिमल होता है, देखिए मोस्टली जो मेंबर होते हैं बेटा वो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट है। ये यहां पर पैरासाइट होते हैं। तो इनका जो नेचर है इसे हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ये पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, राइट है। तो देखिए कुछ मेंबर जो है वो फ्री लिविंग है, मैंने क्या बोला देखिए ध्यान से, कुछ मेंबर जो है ये फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ मेंबर फ्री लिविंग है, लेकिन अधिकतर जो एनिमल होते हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और बेटा ये जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट, ये दोनों तरह के पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। देखिए बेटा यहां पर ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। आई रिपीट, एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए एक्टोपैरासाइट के साथ साथ यहां पर ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। अब जरा देखिए एक और बात मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि अधिकतर बेटा ये मोस्टली बेटा ये जो है वो एंडोपैरासाइट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और एंडोपैरासाइट के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा, स्पेशली इनका जो होस्ट रहेगा बेटा ये कोई एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी भी रह सकता है। देखिए मैं आपको एक बात यहां पे क्लियरली समझा दूं बेटा कि देखिए क्या होता है ना कि पैरासिटिक फॉर्म जो है उसमें यहां पे दो टाइप्स आपको देखने को मिलता है। एक को जिसे मैंने यहां पर एक्टोपैरासाइट बोला है, एक जिसे मैंने यहां पर एंडोपैरासाइट बोला है, ठीक है। अब देखिए एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं, है ना, जो अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है वो किसी होस्ट के बॉडी के बाहर रह करके स्पेंड करते हैं। और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो अपना पूरा जो लाइफ साइकिल है बेटा वो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर स्पेंड रह करके स्पेंड करता है, राइट है, अंदर रह करके स्पेंड करता है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर ये दोनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं। पैरासिटिक फॉर्म यहां पे एक्टोपैरासाइट भी होता है, एंडोपैरासाइट भी होता है, लेकिन ये मोस्टली बेटा ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट है। अब जरा एक और पॉइंट मैं यहां पर एक्स्ट्रा मेंशन करता हूं कि देखिए एनसीईआरटी ने बोला कि कुछ मेंबर यहां पर फ्री लिविंग है, तो इसका एग्जांपल आपको क्लियरली पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन सा मेंबर है जो फ्री लिविंग होता है, जो पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो फ्री लिविंग होता है। अब देखिए ये कौन सा मेंबर है ना, ये कौन सा मेंबर है हम देखते हैं बेटा। यहां पर एक मेंबर आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है बेटा यहां पर प्लेनेरिया। क्या नाम है? तो आप कहेंगे एक मेंबर है जिसका नाम है यहां पे प्लेनेरिया, और मोर कॉमनली बेटा इसे यहां पर डुगेसिया भी कह दिया जाता है, राइट है। डुगेसिया या फिर प्लेनेरिया की बात करें तो बेटा ये जो डुगेसिया या प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और पॉइंट जो आपको यहीं पर ही पता होना चाहिए, प्लेनेरिया या डुगेसिया के बारे में हमारे एनसीईआरटी का कहना यह है कि प्लेनेरिया और डुगेसिया जो है उसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके पीवाईक्यू का, एआईपीएमटी के, है ना, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बेटा, मैं अभी वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा जहां ये पूछा गया है। हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, लास्ट लाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस फाइलम में यही दे रखा है कि बेटा प्लेनेरिया और डुगेसिया जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होता है, हाई
हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी जो है हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ये अपने बॉडी पार्ट को अगेन रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं बेटा। अब जरा मैं सीधे आपको ले चलता हूं, है ना, उस पीवाईक्यू पर जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो जरा देखिए ध्यान से, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया पीवाईक्यू है, 2014 एआईपीएमटी का क्वेश्चन है बेटा। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आप हर एक पॉइंट को बहुत ही शिद्दत से, है ना, समझते जाएं, सुनते जाएं, आपको हर वो कवरेज मिलेगा जो कि एनिमल किंगडम या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, आपने इससे पहले की वीडियो लेक्चर अगर देखा हो तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि इस तरह का क्वालिटी का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। वो बस केवल एनसीईआरटी की बात करते हैं, डेप्थ में नहीं बताते। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें कि कंटेंट जो है आपका पूरा होना चाहिए जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि प्लेनेरिया पजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, राइट। देखिए अभी मैंने आपको बताया मेटामॉर्फोसिस होगा, रीजनरेशन होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा या बायोल्यूमिनेसेंस होगा। बेटा हम जानते हैं कि प्लेनेरिया या फिर डुगेसिया जो है वो अपने बॉडी पार्ट को अगेन जनरेट करने की या फिर रीजनरेट करने की पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो यहां पर एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, और इसका आंसर सीधे जाता है यहां पर सेकेंड। तो देखिए मैंने आपको बताया कि यहां से यहां जो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कौन सा पीवाईक्यू जो है वो आ रखा है। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, ये मैंने आपको ये सारी बातें तो आपको बता दिया है। देखिए इसका जो बॉडी है वो चपटा रहेगा, डॉर्सो वेंट्रली सरफेस से जो है इसका बॉडी चपटा रहता है, इसलिए इसको फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। अब देखिए इसके आगे जो पॉइंट हम यहां पे स्टार्ट करने वाले बेटा, ये वही पॉइंट है जो लगभग हम हर फाइलम में पहले डिस्कस करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इतने फाइलम आपने डिस्कस कर लिया है, पहले ही आपने यहां पर जान लिया है बेटा। तो देखिए क्या हम यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो देखिए यहां पर हमें डिस्कस करना है बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, है ना, जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, उसको थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हमारा पॉइंट है बेटा। ठीक है, सबसे पहले वही सीरीज, वही सारे पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म के बारे में। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में LOO लिख सकता हूं क्योंकि आपने ये बहुत बार पढ़ लिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेटा, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, राइट। ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, मतलब अपने सारे बायोलॉजिकल जो फंक्शन है बेटा उसे ये कौन से लेवल पे परफॉर्म करेंगे, तो ये ऑर्गन लेवल पे परफॉर्म करेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमने टिश्यू लेवल की बात की थी, स्पॉन्जेस पॉरीफेरेंस के अंदर हमने सेलुलर लेवल की बात की थी, और ऑर्गन लेवल जो है वो केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर हैं वही शो करते हैं। जब हम एस्केल्मिन्थीज राउंड वर्म से लेकर के अप टू कॉर्डेटा फाइलम हम उसको ऑर्गन सिस्टम में कंसीडर करेंगे। ये बात हमने पहले भी कर लिया है, आपको पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखिए आपको पता होना चाहिए बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहां पर बॉडी प्लान के बारे में, राइट। देखिए बॉडी प्लान जो होता है इसमें भी ब्लाइंड सेक टाइप का होगा, राइट। ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान होता है बेटा, और इसका मतलब है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो इनकम्प्लीट टाइप का होगा, है ना। अब जरा देखिए इसके बाद हम यहां पर जर्म लेयर की बात करते हैं, है ना, इसमें पाए जाने वाले, है ना, जर्म लेयर की बात करते हैं, बॉडी वॉल की बात करते हैं। तो देखिए जर्म लेयर या बॉडी वॉल, इसमें यहां पर 3 होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, तो ये एनिमल यहां पर बेटा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं?
तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें यहां पर 3 जर्म लेयर हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर बेटा 3 जर्म लेयर यहां पर पाया जाएगा, और ये तीनों जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक एक करके बता दूं। ये आपने यहां पर पहले भी डिस्कस किया है बेटा। बाहर की ओर क्या होता है, तो बाहर की ओर होता है यहां पर एक्टोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म होता है, ठीक है। अंदर की ओर बेटा यहां पर एंडोडर्म होता है, ठीक है। और बीच में बेटा यहां पर मीजोडर्म भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यहां पर मीजोडर्म भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में मीजोडर्म की बात हमने नहीं किया था, वहां पे मीजोग्लिया, मेसेनकाइम, मीजोहाइल की बात हमने किया था। तो देखिए यहां पर तीनों जर्म लेयर ये रखते हैं, और तीनों जर्म लेयर रखने की वजह से बेटा आप इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसीडर करेंगे, है ना। तीनों टाइप के जर्म लेयर यहां पर हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात मैं करने जा रहा हूं। देखिए ये है बेटा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, इसका मतलब हम यहां पर बॉडी कैविटी या फिर सिलोम की बात करने वाले हैं। बॉडी कैविटी या फिर सिलोम की बात करने वाले हैं। बॉडी कैविटी और सिलोम जो होता है बेटा इसमें अब्सेंट होता है, तो ये एसिलोमेट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्टार पॉइंट है बेटा। यहां से क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी ये सिलोम नहीं रखते, ये एसिलोमेट होते हैं, राइट है। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं कि ये हैं तो बेटा कैसे, ये हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास मेसोडर्म है, बावजूद इनके पास यहां पे सिलोम नहीं होता। एक्सेप्शन हम इसको कंसीडर करते आए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे कि बेटा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट होगा, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट होता है, राइट है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बॉडी कैविटी, सिलोम की हमने यहां पर बात कर ली है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट सिमेट्री। इसमें हम यहां पर सिमेट्री की बात करेंगे। ये हमने पहले ही जान लिया है बेटा कि ये यहां पर ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, राइट। इनमें यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, या फिर यूं भी कहूं कि सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही यहां पर देखने को मिला था, ठीक है। अच्छा इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब हमने जान लिया है ना कि मान लो ये कोई एनिमल का बॉडी है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। अगर आप यहां पर सेंट्रल एक्सिस से होते हुए कोई भी प्लेन यहां पे गुजारेंगे, कोई एक ही प्लेन ऐसा होगा जो कि इसके बॉडी को 2 आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। अच्छा जरा देखिए इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सीधे। सिमेट्री के बाद हम यहां पे नोटोकॉर्ड की बात करेंगे बेटा। नोटोकॉर्ड की बात करेंगे। क्या नोटोकॉर्ड इसमें होता है? नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं होता, अब्सेंट है, नॉन कॉर्डेट टाइप का होता है। एक और पॉइंट की बात करेंगे, नोटोकॉर्ड हो गया। अब यहां पर हम सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं बेटा। किसकी? हम यहां पर सेगमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए सेगमेंटेशन जो है वैसे ट्रू टाइप का सेगमेंटेशन जिसे आपने मेटामेरिज्म बोला है वो तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें बेटा यहां पर सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें यहां पर स्वेडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, राइट है। इसमें स्वेडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और स्वेडो सेगमेंटेशन जो होता है ना, मैंने आपको बता रखा है बेटा स्वेडो का मतलब क्या होता है। यहां पर इसमें फॉल्स टाइप का, इसमें फॉल्स टाइप का सेगमेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बेटा ये देखिए ये सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज में फॉल्स टाइप का सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता, ये कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही देखने को मिलता है। और ये जो कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें फॉल्स या स्वेडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बेटा, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के सिस्टोडा क्लास के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले एक क्लास जिसका नाम यहां पर है क्या, सिस्टोडा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा। सिस्टोडा में आने वाले जो मेंबर हैं उनका कॉमन नेम होता है टैपवर्म। क्या बोलते हैं इसको? टैपवर्म कह देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इसी क्लास का एक एग्जांपल बताऊं बेटा जिसके बारे में एनसीईआरटी ने नाम दे रखा है टीनिया, राइट है। और इसको अगर हम देखें तो इसका एक स्पीसीज कंसीडर करते हैं टीनिया सोलियम,
ठीक है। टीनिया सोलियम जिसे बेटा टैपवर्म कहा जाता है, अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के सिस्टोडा क्लास का मेंबर है, उसी में स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है ना। तो सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं है, ये केवल और केवल सिस्टोडा जिसे हमने टैपवर्म बोला है, टीनिया सोलियम में हमें देखने को मिलता है। इन एनिमल में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी ये अपने बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे, तो इसके लाइफ साइकिल को भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लाइफ साइकिल जब बताऊंगा तो आपको क्लियरली ये मालूम चल जाएगा कि टीनिया सोलियम जो है आखिर उसमें स्यूडो सेगमेंटेशन किस तरह से यहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहां पर बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने इतने सारे पॉइंट यहां पर ले लिया है बेटा। अब जरा देखिए एक और बात यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए क्या है, क्या हम यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, क्या हम यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा। अगर हम यहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो क्या इसे अब तक जो हमने पढ़ा है ना, इसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया है। कभी हमने कहा कि डेवलपमेंट को एनसीईआरटी ने डायरेक्ट बोला है, तो कभी हमने बोला कि इनडायरेक्ट भी बोला गया है। तो देखिए बेटा इसमें एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही डिस्कस करें कि बेटा इनमें है ना, इनमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है थ्रू द मेनी लार्वल स्टेजेस। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के प्रेजेंस की वजह से इनमें होने वाला डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो देखिए इनमें लार्वल स्टेज जो है कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं अलग से आपको लेक्चर के एंड में समझाऊंगा। फिलहाल मैं लिख रहा हूं है ना, मेनी लार्वल स्टेज यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लार्वल स्टेज बेटा यहां पर, बहुत सारे लार्वल स्टेज यहां पर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे लार्वल स्टेज के प्रेजेंस की वजह से बेटा इनमें होने वाला जो डेवलपमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, इसमें होने वाला जो डेवलपमेंट होगा बेटा ये इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या यहां तक के पॉइंट समझ में आ गया? क्या इसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर दूं, है ना, क्विकली रिवाइज करता हूं। देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम सभी फाइलम में डिस्कस करते आए हैं बेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गन लेवल का होता है। इसके बाद एस्केल्बिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा फाइलम तक बेटा मैं ऑर्गन सिस्टम कंसिडर करूंगा। बॉडी प्लान बेटा यहां पर ब्लाइंड स्टिक टाइप का होगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखते हैं ये। जर्म लेयर यहां पे 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। देखिए इससे पहले मीजोडर्म किसी के पास नहीं था, वो डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर करते आए हैं बेटा टिनोफोरा फाइलम तक, लेकिन इसके पास मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के होते हैं। बॉडी कैविटी सिलोम की बात करें तो बेटा यहां पर मिजोडर्म होने के बावजूद भी इसमें सिलोम नहीं होता। सिलोम नहीं है मतलब ये एसिलोमेट होते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट एनिमल हमने इसको बोला है। इसके बाद सिमेट्री बेटा इसमें बायलेटरल सिमेट्री होता है। तो आप यहां पर एनिमल के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई एक प्लेन गुजारते हैं, केवल यही एक प्लेन जो है वो एबल हो पाता है इसके बॉडी को 2 आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड करने के लिए। नोटोकॉर्ड नहीं होता बेटा, अब्सेंट होता है, नॉन कॉर्डेट टाइप के होते हैं। इसमें फॉल्स टाइप का या स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जो इस फाइलम के सिस्टोडा क्लास जिसमें आने वाले जो मेंबर हैं उसका कॉमन नेम टैपवर्म होता है ना। उसमें एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया टीनिया सोलियम में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी लार्वल स्टेजेस, ठीक है। तो इतनी सारी जो बातें हैं ये हमने यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बेटा एक एक करके जान लिया है, एक एक करके समझ लिया है, ठीक है। अब मैं इतनी जो बेसिक बातें हैं, इतनी जो बेसिक पॉइंट है वो समझाने के बाद, इतना बेसिक पॉइंट समझाने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी में ये बातें किस तरह से दी गई हैं, एनसीईआरटी का एक बार जो है डिस्कस करते हैं कि बेटा इन्हीं बातों को एनसीईआरटी ने आखिर किस तरह से रिप्रेजेंट किया है ना। पहले हम ये देखते हैं बेटा, जरा देखो क्या बोला गया है। मैंने बोला कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है बेटा, ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग
to this particular phylum, they have dorso-ventrally flattened body. क्या हमने ये समझ लिया? So that's why they are called as, है ना, flatworm. ठीक है, दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट, है ना, एंडोपेरासाइट होते हैं, अपना पूरा लाइफ साइकिल किसी होस्ट के बॉडी के अंदर रह करके स्पेंड करते हैं. ठीक है, अच्छा, लेकिन इनका होस्ट कोई एनिमल हो सकता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. ठीक है, फ्लैटवर्म जो है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, है ना, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है. तो बताइए, अभी तक तो आपने लगभग एनसीईआरटी में आधा स्टेटमेंट अभी ही डिस्कस कर लिया और तरीका आपको पता है. पहले मैं अपना नोट्स बताऊंगा, अपना कंटेंट बताता हूं, उसके बाद उस बिहाफ पर हम एनसीईआरटी पे आते हैं. एनसीईआरटी में इतनी कम इंफॉर्मेशन है क्या ना, जिसके बिहाफ पर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना. प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डेप्थ में जानना जरूरी है. ठीक है, अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या मैंने आपको ये भी बता दिया, सम मेंबर्स लाइक प्लिनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. और यहां से तो, है ना, आपके एएपीएमटी 2014 में क्वेश्चन भी पूछा गया था. राइट है. अब देखिए एग्जांपल में मैंने टीनिया सोलियम टैपवर्म को अभी बताया था, जो सिस्टोडा क्लास का मेंबर होता है. राइट है. अच्छा देखिए, क्या हमने यहां तक का जो भी पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया. बेटा लावल स्टेजेस के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि डेवलपमेंट जो है इज थ्रू द मेनी लावल स्टेजेस, है ना. डेवलपमेंट इसमें बहुत सारे लावल स्टेजेस के थ्रू होगा, तो डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप. अब ये लावल स्टेजेस जो हैं, हमारे एनसीईआरटी ने केवल देखो क्या लिखा है, मेनी लावल स्टेजेस, पर हमें ये नहीं बताया कि आखिर ये लावल स्टेजेस कौन कौन से हैं. तो ये लावल स्टेजेस कौन कौन से हैं, है ना, ये जब मैं आपको इंडिविजुअली इन मेंबर्स, है ना, के लाइफ साइकिल को समझाने वाला हूं लेक्चर के एंड में, बेटा मैं पूरा लाइफ साइकिल आपको यहां पर बताऊंगा, जिसमें लावल स्टेजेस को भी हम कवर कर लेंगे. क्या आपको यहां तक का जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है बेटा वो समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा. ठीक है, अब हम सीधे बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे यहां पर फर्दर प्रोसीड करते हैं. बेटा देखो ये क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया. अब बेटा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में. ठीक है, देखिए सब में हमारा यही सीक्वेंस रहा है, किसी भी फाइल को पढ़ने से पहले हमारा यही सीक्वेंस रहा है. तो अब यहां पर बेटा हम यहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है. देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक एक करके हम सभी प्रोसेस को डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं डाइजेशन के बारे में. देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं डाइजेशन के बारे में, मतलब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं बेटा. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट देखिए मैं आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कैसा होता है. तो देखिए इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बेटा वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है. ठीक है, तो देखिए इनमें ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान था विच ऑलवेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. हमने ऐसा पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बोलेंगे कि ये इनमें जो है वो इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है. इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव है ना, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमें यहां पर बेटा देखने को मिलेगा. ठीक है, अच्छा इसका मतलब है यहां पर एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मैंने प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले एक क्लास के बारे में बताया था बेटा, जिसका नाम मैंने बताया था यहां पर सिस्टोडा क्लास, जिसमें यहां पर टैपवर्म आते हैं. सिस्टोडा क्लास या जिसमें टैपवर्म आता है बेटा उसके अंदर तो एलिमेंट्री कैनाल ही अब्सेंट होता है. ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं. तो एलिमेंट्री कैनाल जो है टैपवर्म में पूरी तरह से एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अब्सेंट होता है. तो अब सोचिए जिस किसी मेंबर के पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, तो अगर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो उसको पूरा जो अपना लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पेन है, अपना जो जीवन है, क्या वो पैरासिटिक फॉर्म में ही स्पेंड करना होगा. तो ये जो सिस्टोडा क्लास के मेंबर हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट के फॉर्म में अपना पूरा लाइफ साइकिल स्पेंड करते हैं बेटा.
कैसे, तो मैं आपको समझाऊंगा जब हम टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होने की वजह से, है ना, ये यहां पर किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, तो बेटा ये यहां पर एंडोपेरासाइट, है ना, एंडोपेरासाइट के फॉर्म में या एंडोपेरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। सिस्टोडा क्लास के मेंबर में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है, और जिनमें है उनमें डेवलप नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखेंगे। आई होप आपको यहां तक की जो बातें हैं वो कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हमने कर लिया है बेटा। अब सीधे अब क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस में नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करते हैं बेटा। और नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस हम यहां पर लेते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सिस्टम तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए ना तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ये अपने जो भी प्रोसेस है बेटा ये ऑर्गन लेवल पे ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा बेटा ये अपने बॉडी से करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर इनमें रेस्पिरेशन किससे होगा, तो मैं कह रहा हूं ये अपने बॉडी सरफेस से करेंगे, फ्रॉम इट्स बॉडी सरफेस, राइट, फ्रॉम बॉडी सरफेस। ये पूरा एंटायर रेस्पिरेशन जो है वो अपने बॉडी सरफेस से ही परफॉर्म करते हैं। और एक प्रोसेस होता है बेटा जिसे हम यहां पर डिफ्यूजन कहते हैं, राइट है, सिंपल डिफ्यूजन। तो हम बोलेंगे यहां पे इनमें होने वाला बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअल में एक प्रोसेस से होता है थ्रू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहां पर इनके अंदर बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कंप्लीटली डेवलप्ड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो यहां पर एब्सेंट होता है, क्योंकि ये अपने जो भी बायोलॉजिकल वर्क है वो परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये परफॉर्म करते हैं यहां पर ऑर्गन लेवल पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे हम यहां पर बेटा बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट्स बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहां पर होता ही नहीं है, तो सीधे मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, तो इसमें एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया हो। इस डिजाइन को थोड़ा हम अलग बनाते हैं ताकि और अच्छा दिखाई दे, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं बेटा वो एज सच आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहां पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बेटा, जो कि हम यहां पर बात करेंगे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसके बाद नाउ वी आर डिस्कस अबाउट है ना द नेक्स्ट वन ऑर्गन सिस्टम दैट इज बेसिकली नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। इसको बेटा हम यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, और इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता दूं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो पॉइंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। तो जरा देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं अ बल्ब लाइक। इनमें एक कोई बल्ब जैसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है, राइट। इनमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को पता है क्या कहा जाता है बेटा, ये है ना, ये एक है ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बेटा यहां पर कहा जाता है फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं, हिंदी में ज्वाला कोशिका कहते हैं, तो फ्लेम सेल कहा जाता है बेटा इसको, ठीक है ना। फ्लेम सेल को ही यहां पर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे यहां पर प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है, राइट। प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर एक और नाम मैं लिख देता हूं, इसे बेटा यहां पर सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है, सोलेनोसाइट्स, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इनमें
इनके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं, स्ट्रक्चर हैं? तो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक कंप्लीटली बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। देखिए जिसे हमने बोला फ्लेम सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, और इसे ही हमने यहां पर सोलेनोसाइट बोला है। मैं ये क्लियर कर दूं बेटा, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन जब हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा जिसमें अर्थवॉर्म आते हैं, उसके अंदर एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया से होगा, नेफ्रीडिया से होगा। तो नेफ्रीडिया फाइलम एनेलिडा से मैच करना है, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल को आपको मैच करना है यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैट वॉर्म से मैच करना है। क्या हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट कर लिया कि नहीं? ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, अब मैं आपको यहां पर आगे क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमने यहां तक जान लिया, और इसके बाद जो पॉइंट हमें यहां पे फर्दर डिस्कस करना है वो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात हमें करनी है। मैं यहीं पर ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, साइड में ही इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद जो हमारा पॉइंट है जिसे बेटा हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ये है इनमें पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, इनमें पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा वो हमें सीढ़ी जैसा दिखता है ना। ये इसका एक बेहद जरूरी पॉइंट है कि इसका जो नर्वस सिस्टम है इसका अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा ये सीढ़ी जैसा देखने को मिलेगा, या फिर हम बोलेंगे लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, सीढ़ी जैसा देखने को मिलता है। आखिर सीढ़ी जैसा ये जो नर्वस सिस्टम यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, तो आखिर ये बोलने का क्या मतलब है? तो जरा मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखिए इसमें पाए जाने वाले है ना जो नर्व सेल होते हैं बेटा, इनमें पाए जाने वाले जो नर्व सेल होते हैं ऐसे दो लॉन्गिट्यूडिनल है ना नर्व कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसे समझाऊं इससे पहले जरूरी है कि एक बात और क्लियर कर दिया जाए आपको कि बेटा इसका जो नर्वस सिस्टम है इसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थीज ही वो फाइलम है जिनके मेंबर्स में हेड का फॉर्मेशन हुआ, जिनके मेंबर में हेड का फॉर्मेशन हुआ। और बेटा हेड के फॉर्मेशन को सिफेलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिफेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टाइम सिफिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एवोल्यूशन में जो स्टार्ट हुआ बेटा वो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के मेंबर में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो मैं कहूंगा वेरी फर्स्ट टाइम बेटा, वेरी फर्स्ट टाइम कौन सा प्रोसेस जिसे मैंने कहा है सिफेलाइजेशन। क्या बोला? सिफेलाइजेशन बोला। तो सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा सिफेलाइजेशन का मतलब होता है किसका फॉर्मेशन? हेड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए हेड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हेड फॉर्मेशन या सिफेलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में देखने को मिला हेड फॉर्मेशन। और मैं एक और पॉइंट आपको यहां बताऊं कि इसके हेड में दो स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे, इसके हेड में दो स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे बेटा, है ना। एक तो बेटा इसके अंदर न्यूरॉन था, न्यूरॉन जिसे आप यहां पर क्या बोलना, आप यहां पर इसे नर्व सेल बोलना। क्या आपको ये दिख पा रहा है? देखते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल विजिबल है, नर्व सेल होता है। और साथ साथ बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गैंग्लिया या फिर गैंग्लियन। ठीक है, तो इसके नर्वस सिस्टम में जो हेड वाला पार्ट है तो हेड कंसिस्ट न्यूरॉन, नर्व सेल एंड एज वेल एज है ना गैंग्लियन लाइक स्ट्रक्चर। तो हेड में गैंग्लियन प्रेजेंट है, ठीक है, और नर्व सेल या न्यूरॉन प्रेजेंट है। और पहली बार हेड का फॉर्मेशन मतलब सिफेलाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला। और इनका जो न्यूरॉन होता है बेटा वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होता है, और इन लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड को आपस में ज्वाइन करते हैं बेटा यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो ट्रांसवर्स फॉर्म में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और इन स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं ट्रांसवर्स कमीसर। क्या बोलते हैं इसे? हम यहां पे ट्रांसवर्स कमीसर कहते हैं। तो जरा देखो, दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व को बीच में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ये यहां पर जाना जाता है किस नाम से? तो ये यहां पर
ट्रांसवर्स कमीशर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्स कमीशर बेटा ये दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड को आपस में ज्वाइन करके रखते हैं। तो अगर आप इसके नर्वस सिस्टम को देखें तो क्या इनके न्यूरॉन का जो अरेंजमेंट है वो दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड और उनके बीच में यहां पर एक कनेक्शन है ट्रांसवर्स कमीशर। तो क्या इसका आउटर अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि ये कैसा लग रहा है? बोलो, क्या ये सीढ़ी जैसा लग रहा है, लेडर लाइक लग रहा है कि नहीं, बताओ जरा। ठीक है, अब जरा देखिए, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो सीढ़ी नुमा होता है बेटा, लेडर लाइक होता है। मैंने ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर कर दिया। तो देखिए, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक एक पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम तक की बात मैंने आपको समझा दिया बेटा। जरा आइए, इधर स्पेस नहीं है तो ऐसे मैनेज करेंगे अपन। जाइए इधर, इधर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस या सिस्टम को, जो कि यहां पर है मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, क्या है ये? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनके बॉडी में क्या कुछ मसल्स पाए जाते हैं क्या? है ना, बिल्कुल पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, इनके बॉडी में, है ना, इनके बॉडी में कुछ मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा। और ये मसल लेयर दो तरह के होते हैं, एक को LML कहा जाता है और एक को CML कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोला, इनके बॉडी में दो मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे इनका मस्क्यूलर सिस्टम बनता है। ठीक है, देखिए मसल लेयर का काम यहां पर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका पूरा नाम लिख देता हूं। देखिए, LML का पूरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। क्या बोला? लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। और CML को कहा जाता है बेटा सर्क्यूलर, क्या बोलेंगे? सर्क्यूलर मसल लेयर। तो देखिए, यहां पर इनके बॉडी में जो मस्कुलर सिस्टम है उनमें दो तरह के मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक जिसे आप लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर बोलेंगे, एक जिसे आप सर्क्यूलर मसल लेयर बोलेंगे। और ये दोनों यहां पर हमें देखने को मिलता है। बेटा क्या होता है कि इनमें जब लोकोमोशन हो रहा होता है तो इन मसल लेयर में रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। जब इन मसल लेयर में रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है तो इससे ये थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं, तो ये इनके लोकोमोशन या मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है। तो इन मसल लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिससे थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, क्या मैं कह दूं कि इन मसल लेयर के थ्रू इनमें हमें क्या देखने को मिल सकता है बेटा? तो इनमें हमें यहां पर लोकोमोशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक के जो पॉइंट है वो क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। जरा देखो, वहीं अगर मैं लोकोमोशन की बात कर रहा हूं तो एक और पॉइंट मैं यहां पर एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। देखिए, एग्जांपल में अगर हम यहां पर एक मेंबर प्लिनेरिया की बात करें बेटा, प्लिनेरिया में क्या होता है ना कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, इनके बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होता है। तो इनमें जो लोकोमोशन होगा वो सीलिया से होता है। तो क्या सीलिएटेड मूवमेंट हमें यहां पे प्लिनेरिया में देखने को मिलते हैं? बाकी सारे मेंबर में जो सीलिया है वो अब्सेंट देखने को मिलता है। तो उनमें जो मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा, वो इन मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्क्यूलर मसल लेयर के अंदर रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये मस्क्यूलर सिस्टम का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पे आने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है? मस्क्यूलर सिस्टम के बाद, है ना, जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है? तो इसको हम थोड़ा और स्पेस बना करके लिखते हैं। देखिए, जो लास्ट पॉइंट है बेटा ये है अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम यहां पर इनमें रिप्रोडक्शन के पॉइंट या स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आप जरा यहां पर ध्यान से समझें। देखिए, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बेटा तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो मेंबर होते हैं, है ना, मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो एक्चुअल में यहां पर बेटा ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और मैंने आपको बता रखा है बेटा, बाइसेक्सुअल के लिए एक और बायोलॉजिकल टर्म जिसे आप यूज में ले सकते हैं। क्या ये हर्मेफ्रोडाइट वर्ड आपने पहले भी तो पढ़ा हुआ है कि नहीं? बोलो, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट,
मतलब इनमें मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग नहीं होते, है ना, अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब है कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, मोस्टली जो हैं ये बाइसेक्सुअल हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। और इसके लिए एनसीईआरटी ने पता है क्या लिखा है बेटा, इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा जब ये बाइसेक्सुअल हैं तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। बेटा अगर कहीं पर भी ये स्टेटमेंट मिल जाए सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो इसका मतलब कौन से कंडीशन की ओर इशारा किया जा रहा है क्वेश्चन में, बाइसेक्सुअल कंडीशन की ओर, राइट। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट बेटा, ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, जगह माइनस कर रहे हैं। तो जब सेक्सेस सेपरेट नहीं है मतलब मेल फीमेल अलग अलग नहीं है, है ना। लेकिन मैंने देखो यहां पर क्या बोला, मोस्टली, अधिकतर ऐसा देखा जाता है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल है कौन सा, जरा देखिए। एग्जाम्पल है इनमें आने वाला एक मेंबर जिसे हम आगे देखेंगे बेटा, सिस्टोसोमा, जिसका कॉमन नेम होता है, जिसका कॉमन नेम होता है, इसे हम ब्लड फ्लूक कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, ब्लड फ्लूक। बेटा ब्लड फ्लूक जो होता है बेटा, इसमें मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, मेल फीमेल अलग हैं, सेक्सेस आर सेपरेट होता है ना, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल। इसका मतलब बेटा ये कंडीशन यूनिसेक्सुअल की ओर इशारा कर रहा है। तो मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन सिस्टोसोमा जैसे ब्लड फ्लूक कहा जाता है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या आपको यहां तक का जो पॉइंट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो, करेक्ट है। अच्छा, सीधे एक बार मैं इन सभी पॉइंट को क्विकली रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये और सही तरीके से फिट हो जाएं, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया है, मैंने आपको यहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताया बेटा। और बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले मैंने आपको यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स बताए, ठीक है। अगर हम यहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट होता है। सिस्टोडा क्लास जो है जिसके अंदर आने वाला जो मेंबर है टीनिया सोलियम होता है ना, जो बेटा यहां पर इसमें एलिमेंट्री कैनाल यहां पर अब्सेंट होता है। सिस्टोडा क्लास टैपवर्म के अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, तो भाई इन बेचारों के पास केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है कि ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेशन जो है बेटा बॉडी सरफेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से देखने को मिल सकता है, जिसे आप यहां पर फ्लेम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल। यहां पे आप इसे प्रोटोनेफ्रिडिया कह सकते हैं, सोलिनोसाइट भी कहा जा सकता है। नर्वस सिस्टम बेटा सीढ़ी जैसा होता है, लेडर लाइक होता है ना। फर्स्ट टाइम सिफिलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन इसी में देखा गया। हेड में गैंग्लियन और न्यूरॉन या नर्व सेल होते हैं। इनमें न्यूरॉन जो होते हैं बेटा इस तरह से दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड में अरेंज होते हैं, और इन दोनों लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड को बीच में जोड़ता कौन है, यहां पे ट्रांसवर्स कमीसर। तो ट्रांसवर्स कमीसर इनको जोड़ेगा। मस्कुलर सिस्टम में बेटा इनमें LML और CML जैसे मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं। प्लिनेरिया में सीलिया प्रेजेंट हो सकता है जिससे ये लोकोमोशन करेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा यहां पर मोस्टली जो मेंबर हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता। लेकिन एक मेंबर है ब्लड फ्लूक जिसे यूनिसेक्सुअल यहां पर माना जाता है। इवन मैं आपको बताऊंगा ब्लड फ्लूक जो है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिलता है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्या आपको यहां तक का जो पूरा कंटेंट है वो क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं, बोलो, राइट है। अब जरा देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारे बेसिक पॉइंट जो है हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीधे आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी एक बार हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज आर, प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा ये यहां पर पहला ऑप्शन जो है हमारा गलत चला गया क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो रॉन्ग हो गया। ये भी लिखा है डिप्लोब्लास्टिक, गलत कर दो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ सही बात है। बायलेटरल सिमेट्री एंड सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री और एंड एसिलोमेट, बिल्कुल सही बात है ये तो।
अब तक का जो है ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, एक बार लास्ट को भी देखते हैं। लिखा है बेटा यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही बात है। बायलेटरल सिमेट्री, ये भी ठीक था, लेकिन यहां पे स्यूडोसिलोमेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट तो बेटा हमने बेसिक में पढ़ा है, ये केवल और केवल एस हेल्मिंथीज में देखने को मिलता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए प्लेटीहेल्मिंथीज के लिए जो सही ऑप्शन माना जाएगा वो थर्ड माना जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, है ना, और एसिलोमेट होता है। बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये तो काफी आसान सा पॉइंट है। बोला है कि इनमें से कौन सा फीचर प्लेटीहेल्मिंथीज में नहीं मिलेगा, इज नॉट द फीचर ऑफ द मेंबर, है ना, ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। कौन सा फीचर प्लेटीहेल्मिंथीज में हमें देखने को नहीं मिलेगा? तो देखिए यहां पर जो फीचर है वो क्या है, बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलता है ना। क्या इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो फ्लेम सेल्स होते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान बेटा ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं पाया जाता। इसमें यहां पर किस टाइप का पाया जाता है, ब्लाइंड सेक टाइप का मिलता है। तो भाई यही यहां पर इसका फीचर नहीं माना जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, जो कि नहीं मिलता इनमें, ठीक है। अच्छा, हुक्स और सकर्स आर प्रेजेंट, बेटा अभी मैं आपको समझाऊंगा। इनमें जो मेंबर होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, उनके बॉडी में हुक्स और सकर्स मिलते हैं, जिससे ये न्यूट्रिशन को सक करने का काम करते हैं। ये पॉइंट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट है। तो हमारा आंसर गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, मतलब बेसिक्स में ही आपको बता रखा है कि बेटा ये एस कैल्विनथीस से लेकर के कहां तक मिलता है। तो एस कैल्विनथीस से लेकर के ये कॉर्डेटा फाइलम तक हमें देखने को मिलता है। तो भाई ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नहीं, ये पॉइंट, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मैं बेटा ऐड करना चाहूंगा। रिप्रोडक्शन में ही हमारे एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, वो बेटा ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन यहां पे बॉडी के अंदर होगा, गेमेटिक फ्यूजन जो है वो बॉडी के अंदर होगा। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब सीधे हम यहां पर क्या एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी ने, है ना, इन पॉइंट्स को कैसे दिया है जो अब तक हमने पढ़ा है। देखिए यहां पर क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं इनके बॉडी में, उन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिसके हेल्प से बेटा ये एक्सक्रीशन करते हैं और साथ साथ यहां पे ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ये पॉइंट देखिए लगभग पॉइंट हो गया, बस इसमें एक स्टेटमेंट जिसमें हमें यहां पर बात करनी है कि इनमें बेटा जो पैरासिटिक फॉर्म होता है ना, उनमें पैरासिटिक फॉर्म, मतलब इनमें इस फाइलम में जो भी पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाने वाले मेंबर होते हैं उनकी बॉडी में हुक्स पाया जाता है और सकर्स पाया जाता है। तो आखिर हुक्स और सकर्स से ये क्या करते होंगे, ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैंने अभी तक जो कंटेंट बताया है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, आखिर वो हमारे एनसीईआरटी में कितना कम दिया हुआ है, वो बातें मैंने आपको यहां पर बता दिया भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए अब हम यहां पर एक डायग्राम डिस्कस करेंगे। हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा ये, और एनसीईआरटी के इस डायग्राम को मैं पहले समझा दूं, क्योंकि देखिए डायग्राम आपके एग्जाम में मिल सकता है और डायग्राम के बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ इस डायग्राम में क्या क्या खास बात है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिल सकता है। तो जरा देखिए वेरी फर्स्ट डायग्राम बेटा, है ना, ये दोनों एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिंथीज के हैं, और पहला जो है बेटा ये है टैपवर्म। तो देखिए ये जो डायग्राम ए है ना बेटा, ये यहां पर टैपवर्म है, ये वही टैपवर्म है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता, जो पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। सिस्टोडा क्लास का मेंबर है बेटा, है ना, टैपवर्म। तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए भाई, टैपवर्म का लाइफ साइकिल अभी हम डिस्कस भी करेंगे। जरा ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है, ये जो एनिमल है बेटा, ये लीवर फ्लूक है, जिसे फेसियोला हिपेटिका भी बोलते हैं। तो बेटा ये जो बी है ना, बी, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको अलग से बता दूं कि इसे यहां पर कहा जाता है लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं यहां पे हाईलाइट कर दूं कि देखिए लीवर फ्लूक जो होता है, इसमें ये वाला पोर्शन जिसे एनसीईआरटी ने नहीं बनाया है बेटा, नहीं दे रखा, ये केवल लेबलिंग हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो बेटा ये माउथ होता है,
ये इसका माउथ होता है, ठीक है। अच्छा, और इसी माउथ वाले पोर्शन के जस्ट यहां पर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे बेटा हम कहते हैं ओरल सकर। क्या बोलते हैं इसे? हम यहां पे ओरल सकर कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है बेटा, ये क्या है? तो ये भी एक सकर है ना, जिसे हम यहां पर वेंट्रल सकर कहेंगे। बेटा सकर वो स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अपने होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये यहां पर वेंट्रल सकर हो गया। माउथ वाले पोर्शन के पास बेटा ये ओरल सकर प्रेजेंट होता है। एक और पॉइंट मैं यहां पर स्पेशली मेंशन कर दूं बेटा कि जो वेंट्रल सकर जिसे हमने बोला, वेंट्रल सकर को और क्या कहा जाता है? तो बेटा ये वेंट्रल सकर इज ऑल्सो नोन एज एसिटाब्यूलम। बेटा इसको हम यहां पर एसिटाब्यूलम भी कहते हैं। वेंट्रल सकर को ही एसिटाब्यूलम कहते हैं, जिसको एनसीईआरटी ने ऐसे इस डायग्राम में बता रखा है, ठीक है। और एसिटाब्यूलम जो होता है बेटा, ये किस पर्पस के लिए होता है, ये किस काम के लिए यहां पर हेल्प करेगा? तो बेटा ये यहां पर एसिटाब्यूलम जो होता है वो हेल्प करता है अटैचमेंट, अपने होस्ट बॉडी से अटैच रखने के लिए। तो अटैचमेंट के लिए बेटा, फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ये अटैचमेंट के लिए होता है। वहीं यहां पे ओरल सकर से क्या होता है? तो बेटा ओरल सकर से ये अपने फूड को, फूड पार्टिकल को, है ना, क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। अपने फूड को अंदर लेना, इसका मतलब इससे यहां पर जो ओरल सकर है बेटा, उससे तो इंजेशन होगा। तो ओरल सकर फॉर द इंजेशन एंड वेंट्रल सकर ऑल्सो नोन एज एसिटाब्यूलम फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। तो बेटा ये लीवर फ्लूक का डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे फेसियोला हिपेटिका कहते हैं। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है, फेसियोला हिपेटिका करके, है ना। और इसके बारे में आपसे ये पूछ सकता है लेबलिंग के बारे में, या फिर इवन आपसे ये पूछ सकता है कि डायग्राम को आइडेंटिफाई करो, है ना। आई होप आपको ये दोनों डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम टैपवर्म का था, सेकेंड डायग्राम लीवर फ्लूक का था बेटा। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए डायग्राम को हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है बेटा। अब सीधे हम यहां पर लाइफ साइकिल वाली बात पे आएंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा यहां पे मैंने ऐड ऑन किए हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए ये जो डायग्राम है बेटा, प्लिनेरिया हम जानते हैं, इसे डुगेसिया भी कहते हैं। और इसके पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो देखिए हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड एग्जाम्पल बेटा ये यहाँ पर फेसियोला हिपेटिका है, जिसे बेटा हम लीवर फ्लूक कहते हैं। अभी इसका डायग्राम मैंने आपको समझाया। और ये थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, टीनिया सोलियम, जिसे टैपवर्म कहते हैं, है ना। अभी मैंने इसको डायग्राम में आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए अब सीधे हम लाइफ साइकिल और लार्वल स्टेजेस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या पॉइंट है। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, ताकि थोड़ा मूड जो है और आपका स्विंग हो जाए कि हाँ भाई हम इतने सारा कंटेंट ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है लिखा है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में सही नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट, ये बात तो बिल्कुल सही बात है ना। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही बात है ना। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी सो कॉल्ड फ्लैटवर्म, ये भी करेक्ट है। यहां लिखा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नहीं बेटा, हमारे एनसीईआरटी का पॉइंट है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता। फर्टिलाइजेशन बेटा इनमें किस टाइप का होगा? फर्टिलाइजेशन इनमें बेटा यहां पर इंटरनल होता है। तो ये गया हमारा आंसर, क्योंकि पूछा था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में जो है वो गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब सीधे बेटा लाइफ साइकिल का जो पॉइंट है वो मैं आपको यहां पर क्लियरली समझाने वाला हूं। देखिए लाइफ साइकिल, अच्छा लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सेकेंड्स लूंगा। मैं जब तक पानी पीता हूं तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना।
चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या डिस्कस करना है बेटा। सबसे पहले लाइफ साइकिल में मैं जिस ऑर्गेनिज्म, जिस एनिमल के लाइफ साइकिल को समझाऊंगा बेटा, ये है यहां पर फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, लाइफ साइकिल। और इसी लाइफ साइकिल में जो एनसीईआरटी ने लिखा था ना, मेनी लार्वल स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू इनमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो लाइफ साइकिल में बेटा जो हमारा पहला जो मेंबर है जिसके बारे में हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, ये है बेटा यहां पर फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, तो देखिए फेसियोला हिपेटिका के लाइफ साइकिल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन हम यहां डिस्कस करेंगे। फेसियोला हिपेटिका ये यहां पे साइंटिफिक नेम होता है, जिसका कॉमन नेम जो होता है बेटा इसका नाम होता है लीवर फ्लूक। तो आखिर एनसीईआरटी ने बोला फेसियोला को लीवर फ्लूक, तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई आखिर इसको लीवर फ्लूक क्यों बोला गया होगा, है ना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट। उससे पहले एक नोट पॉइंट बेटा मैं यहां आपको समझाता हूं, तब जाकर के आपको फेसियोला हिपेटिका की बातें आपको समझ में आ पाएंगी। तो जरा देखिए ये नोट पॉइंट क्या है। ये नोट पॉइंट ये है कि देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर इस नोट पॉइंट को हम पहले अलग से स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए नोट पॉइंट क्या है। देखिए कुछ ऐसे एनिमल होते हैं बेटा जिसे पैरासाइट कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो मोस्टली फ्लैट वर्म होता है वो पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए पैरासाइट जो है उसको यहां पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा। तो अब ये बार बार ये वर्ड आएगा तो मैं इसको पहले समझा देता हूं, ठीक है। देखिए जो पैरासाइट होते हैं ये अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है, अपना जो पूरा लाइफ स्पेन है वो होस्ट के बॉडी के अंदर और बाहर रह करके स्पेंड करते हैं, राइट है। तो हम इसे एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट बोलते हैं, है ना। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब पैरासाइट को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं इस बिहाफ पर कि वो अपना लाइफ साइकिल किसी एक होस्ट के बॉडी में कंप्लीट करेगा या अपना लाइफ साइकिल दो अलग अलग डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट करेगा। मतलब कोई भी पैरासाइट जो है अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक होस्ट पर डिपेंड करता है या दो अलग अलग होस्ट पर डिपेंड करता है। इस बिहाफ पर हम पैरासाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक जिसे कहा जाता है मोनोजेनेटिक पैरासाइट। क्या बोलते हैं? मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, एक पैरासाइट जो होता है बेटा इसे यहां पर कहा जाता है डाइजेनेटिक पैरासाइट। क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक हो गया मोनोजेनेटिक पैरासाइट, एक हो गया डाइजेनेटिक पैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट हमें देखने को मिलता है। अच्छा देखो इस तरह के पैरासाइट जिसे हम, अच्छा ये तो आप जानते हैं कि मोनो का मतलब बेटा यहां पर 1 होगा, डाई का मतलब बेटा यहां पर 2 होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो देखिए एक ऐसा पैरासाइट मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल एक होस्ट चाहिए। तो देखिए इस तरह के पैरासाइट को है यहां पर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड अ सिंगल होस्ट, है ना, अ सिंगल होस्ट। केवल और केवल एक होस्ट में रह करके ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को स्पेंड कर लेंगे, तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट। लेकिन देखो यहां पर मैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के मैक्सिमम मेंबर की बात करूंगा जो पैरासिटिक फॉर्म में मिलता है बेटा, वो अपने, है ना, ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं दो अलग अलग होस्ट के बॉडी में रह करके। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि डाइजेनेटिक पैरासाइट वो होते हैं विच, है ना, या हु कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, है ना, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन टू होस्ट, है ना, डिपेंड्स ऑन टू होस्ट। ये अपने पूरे लाइफ साइकिल को दो अलग अलग होस्ट के बॉडी में रह करके कंप्लीट करते हैं, है ना। अब जरा देखिए ये दोनों होस्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए एक होस्ट को बेटा हम बोला करेंगे, है ना, प्राइमरी होस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी होस्ट बोलेंगे। प्राइमरी होस्ट जिसे हम यहां पर 1 डिग्री होस्ट भी कहते हैं, और एक होता है बेटा जिसे हम यहां पर कहते हैं सेकेंडरी होस्ट।
क्या बोलते हैं? सेकेंडरी होस्ट, जिसे हम यहां पर 2 डिग्री होस्ट भी कहते हैं, राइट है। अब जरा देखिए एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लियरली समझा दूं कि जो प्राइमरी होस्ट होता है बेटा, डिजीज इसी में होगा, प्राइमरी होस्ट में ही डिजीज होता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो बेटा ये एक्ट करेगा, एक्ट एज, है ना, एक्ट एज वेक्टर, ये वेक्टर की तरह, है ना, एक्ट करता है। जो भी पैथोजेनिक फॉर्म होता है वो ले जाता है सेकेंडरी होस्ट, जिसे हमने वेक्टर बोला, ये पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग फॉर्म को प्राइमरी होस्ट के बॉडी के अंदर ले जाएगा, जिसकी वजह से प्राइमरी होस्ट में डिजीज कॉज होगा। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट वो पैरासाइट है जो अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं 2 होस्ट पर डिपेंड रह करके। एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट 2 डिग्री होस्ट जो है वो वेक्टर की तरह बेटा बिहेव करेगा, पैथोजेनिक फॉर्म, डिजीज कॉजिंग फॉर्म को प्राइमरी होस्ट तक ले जाने का काम करेगा। तो जरा देखिए अब यहां पर ये डायजेनेटिक पैरासाइट और मोनोजेनेटिक पैरासाइट जैसे जो वर्ड हैं ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहां पर अब हम सीधे आते हैं फेसियोला हिपेटिका के लाइफ साइकिल, जो मैं आपको समझा रहा था। देखिए फेसियोला हिपेटिका जो है, जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं बेटा, ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। तो अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि आखिर मैंने पहले वो नोट पॉइंट आपको क्यों समझाया। ये जो हमारा पॉइंट था बेटा, ये हमारा नोट पॉइंट था, ठीक है। और ये नोट पॉइंट अब हमने यहां पर समझ लिया, तो अब आगे की जो बात है वो इजीली हम समझ लेंगे, ठीक है। तो फेसियोला हिपेटिका जो है, जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं बेटा, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 अलग अलग होस्ट चाहिए होगा बेटा, और एक होस्ट, अच्छा, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट इसको रिक्वायर होता है। एक जिसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, क्या मैं इसको 1 डिग्री होस्ट कह सकता हूं? एक जिसे हम यहां पे 2 डिग्री होस्ट कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट कह सकते हैं। बेटा जो प्राइमरी होस्ट होता है फेसियोला हिपेटिका के लिए, जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन है? वो कौन है तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये है ना, ये है यहां पर शिप, ये भेड़ हो सकता है ना, या फिर आप कहेंगे या तो शिप है इसका प्राइमरी होस्ट, या फिर बेटा बकरी है, मतलब गोट होता है, ठीक है। अच्छा, तो शिप और गोट जो है इसका प्राइमरी होस्ट होता है। ये शिप और गोट के बॉडी के अंदर कौन से वाले पार्ट में रहेगा? तो मैं कहूंगा या तो ये लीवर में रहता है बेटा, ठीक है, या तो ये लीवर में रहता है, या फिर लीवर के अलावा ये रह सकता है बाइल डक्ट में। कहां पर? बाइल डक्ट। तो देखिए बाइल डक्ट ऑफ, देखिए मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको कहा कि भाई 2 होस्ट चाहिए इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये प्राइमरी होस्ट के बॉडी में कहां रहेगा? प्राइमरी होस्ट है कौन सा? ये शिप है या गोट है, जो कि इसके लीवर में और बाइल डक्ट में ये फेसियोला हिपेटिका मिलता है, और इसीलिए बेटा, इसीलिए इसके अंदर ये डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी होस्ट जो शिप और गोट है उसका लीवर सड़ जाता है ना, जिसे बेटा यहां पर कहा जाता है लीवर रॉट डिजीज। क्या बोलते हैं? लीवर रॉट डिजीज कहते हैं, या फिर इसे यहां पर लीवर सिरोसिस कहा जाता है, ठीक है, लीवर सिरोसिस कहा जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी ने बस इतना कह दिया फेसियोला को लीवर फ्लूक, पर लीवर फ्लूक क्यों कहते हैं अब आपको मालूम चल गया होगा कि भाई ये जिन 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, तो प्राइमरी होस्ट में तो ये डिजीज कॉज कर रहा है, कौन सा? लीवर रॉट डिजीज। ये शिप और गोट जो प्राइमरी होस्ट है वो उसके लीवर और बाइल डक्ट में रहता है ना, और लीवर में इंफेक्शन कॉज करता है, लीवर सिरोसिस, लीवर रॉट डिजीज हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जरा सुनिए ध्यान से, सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है ना, लीवर फ्लूक के लिए सेकेंडरी होस्ट कौन होता है बेटा? तो मैं आपको बता दूं, सेकेंडरी होस्ट होता है इसके लिए कुछ मोलस्कन, राइट, मोलस्का जो फाइलम है उसका मेंबर कुछ मोलस्कन्स होते हैं। मोलस्कन्स में हम यहां पर स्पेशली बात करेंगे जिस मोलस्का की, जिसके अंदर है ना, जिसके अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा बेटा, वो स्नेल होता है। स्नेल में भी हम जिस स्पीसीज की बात करते हैं, एक स्नेल है जिसका नाम है ना प्लेनॉर्बिस, है ना, प्लेनॉर्बिस, या फिर एक जिसका नाम है लिम्निया,
क्या बोलते हैं, लिम्निया। तो प्लेनोर्बिस है ना, प्लेनोर्बिस और लिम्निया जैसे मोलस्कन जो कि स्नेल होते हैं बेटा, ये लीवर फ्लूक का 2 डिग्री होस्ट होता है ना। इसी के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो पहुंच जाता है शिप और गोट तक और उसके अंदर लीवर रॉट डिजीज हो जाता है। तो ये केवल वेक्टर होता है, डिजीज हमेशा प्राइमरी होस्ट में होगा। क्या आपको यहां तक का पॉइंट समझ में आ रहा है क्लियरली? ठीक है, तो हमने ये लाइफ साइकिल का पॉइंट यहां पर बेटा डिस्कस किया। अब जरा देखिए, लाइफ साइकिल तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, लेकिन अब मैं आपको यहां पर फेसियोला हिपेटिका के लिए मैं लावल स्टेजेस बता रहा हूं। ये लावल स्टेजेस बेटा आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। हालांकि हमारे एनसीईआरटी में बस लिखा है मेनी लावल स्टेजेस, बस इतना लिख करके काम चला दिया है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एआईपीएमटी के अंदर यहां पर क्वेश्चन दे रखा है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं लीवर फ्लूक में बेटा हमें यहां पर 5 लावल स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। 5 लावल स्टेजेस यहां पर लीवर फ्लूक में होता है, जिसको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका होता है कि आप पहले फर्स्ट लेटर को याद कर लें एक सीक्वेंस से। ठीक है, MSRCM। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर अगर आपको ध्यान है तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। MSRCM बेटा ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसी सीक्वेंस के बिहाफ पर इन लावल स्टेजेस का डेवलपमेंट भी होता है। मतलब पहले M वाला आएगा, फिर S R C देन अगेन M आएगा। ठीक है, तो देखिए जो M है ना बेटा, इसे हम कहते हैं मीरासीडियम। क्या बोलते हैं? तो बेटा ये जो M है इसे यहां पर मीरासीडियम लार्वा कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 लावल स्टेजेस हमें देखने को मिलता है और इन्हीं की वजह से मैंने आपको बताया इनमें किस टाइप का डेवलपमेंट होगा। इनमें इनडायरेक्ट टाइप का क्या होगा डेवलपमेंट। और एक लार्वा है जिसका नाम है बेटा यहाँ पर मीरासीडियम लार्वा, एक लार्वा है बेटा जिसका नाम है यहाँ पर स्पोरोसिस्ट लार्वा, एक लार्वा होता है जिसका नाम होता है रीडिया लार्वा, एक लार्वा है जिसे यहाँ पर सर्केरिया लार्वा कहते हैं, और एक लावल स्टेज होता है बेटा जिसको हम यहाँ पर मेटा सर्केरिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लावल स्टेजेस को इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस इनके डेवलपमेंटल सीक्वेंस को बताता है, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मीरासीडियम लावल स्टेज, ठीक है, मीरासीडियम लावल स्टेज है ना, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, तो ये इनके लावल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, टोटल 5 लावल स्टेज हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब एक और पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, देखिए मीरासीडियम जो लावा होता है बेटा, इसकी वजह से इनके सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन होता है। मीरासीडियम लार्वा की वजह से सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन होगा। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि कॉज इन्फेक्शन, मीरासीडियम लार्वा ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, कॉज इन्फेक्शन इन 2 डिग्री होस्ट। 2 डिग्री होस्ट में इन्फेक्शन कौन सा लार्वा कॉज करता है? ये आपके एग्जाम एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का, है ना। मीरासीडियम लार्वा कॉज करता है। मेटा सर्केरिया जो लार्वा है ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, कॉज इन्फेक्शन इनटू प्राइमरी होस्ट 1 डिग्री होस्ट। ठीक है, तो 1 डिग्री होस्ट और 2 डिग्री होस्ट में इंफेक्शन कॉज करने वाले लावल स्टेजेस मैंने आपको बताएं, टोटल 5 हैं। इनका सीक्वेंस इसी तरह से आपको ध्यान रखना है MSRCM के फॉर्म में। मीरासीडियम 2 डिग्री होस्ट में इंफेक्शन कॉज करता है, मेटा सर्केरिया ये 1 डिग्री होस्ट में अपना जो है इंफेक्शन कॉज करेगा। तो ये लावल स्टेजेस हैं। इन्हीं इतने सारे लावल स्टेजेस के प्रेजेंस की वजह से हमारे एनसीईआरटी ने कहा कि हां इनमें जो है मेनी लावल स्टेजेस हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या हमने फेसियोला हिपेटिका का ये पॉइंट डिस्कस कर लिया? मैं एक और पॉइंट यहां पर ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो मैंने आपको यहां पर ये डायग्राम एक्सप्लेन किया बेटा, ये फेसियोला हिपेटिका का डायग्राम है जिसमें ओरल सकर, वेंट्रल सकर यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा तो फेसियोला हिपेटिका के पॉइंट हमने यहां पे जान लिया है। अब ब्लड फ्लूक की बात कर लेते हैं बेटा। ब्लड फ्लूक, देखिए ब्लड फ्लूक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान नहीं रखना, केवल और केवल कुछ पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड मेंबर जिसका लाइफ साइकिल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसे हम यहां पे ब्लड फ्लूक कहते हैं। ब्लड फ्लूक तो इसका कॉमन नेम होता है, ब्लड फ्लूक बेटा इसका कॉमन नेम होता है, और इसे वैसे कहा जाता है सिस्टोसोमा।
क्या बोलते हैं? तो बेटा इसे यहां पर सिस्टोसोमा कहते हैं, ठीक है। तो इसे यहां पे सिस्टोसोमा कहते हैं बेटा, ब्लड फ्लूक या फिर सिस्टोसोमा। अब जरा देखिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये अपना लाइफ साइकिल ये बेटा ये भी दो अलग अलग होस्ट में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये भी बेटा यहां पर डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्या होता है? डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। अपना लाइफ साइकिल दो अलग अलग होस्ट में बेटा ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट मैं यहां पे एक्सप्लेन करूं कि इनके लिए भी बेटा जो दो होस्ट होते हैं, एक होता है यहां पे 1 डिग्री होस्ट और एक होता है बेटा यहां पे 2 डिग्री होस्ट। तो एक 1 डिग्री होस्ट होता है, एक यहां पे 2 डिग्री होस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यहां पर भी बेटा यहां पे 1 डिग्री होस्ट जो है यहां पर भी जो है शिप होता है ना, यहां पर भी शिप होता है या गॉट होता है। और 2 डिग्री होस्ट यहां पर भी प्लेनॉर्बिस है ना, प्लेनॉर्बिस और लिमनिया जैसे स्नेल होते हैं, है ना। तो बस इतनी ही बात आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। प्लेनॉर्बिस और लिमनिया हमने यहां पे डिस्कस किया है बेटा, ये यहां पर स्नेल होता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लूक को क्या बोलते हैं? सिस्टोसोमा कहते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, सिस्टोसोमा कहते हैं। और ये मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, केवल यही एक मेंबर ऐसा है इस फाइलम का जिसमें मेल और फीमेल जो है सेपरेट होता है, सेक्सेस आर सेपरेट। इसका मतलब इसमें जो कंडीशन है बेटा वो है यहां पर यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें यहां पर कंडीशन है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, सेक्सेस आर सेपरेट। एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यूनिसेक्सुअल के साथ साथ इसमें बेटा यहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां पर इसमें देखने को मिलेगा। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एनिमल को देखें, है ना, बाहर से देखने पर ही आउटर अपीयरेंस या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बिहाफ पर आप इजीली मेल और फीमेल को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है जब आप मेल को देखेंगे बेटा, तो मेल जो है आपको लार्जर दिखाई देगा, ठीक है। और जब आप फीमेल सिस्टोसोमा के फीमेल को देखेंगे तो वो आपको स्मॉलर दिखाई देगा। तो क्या देखिए लार्जर और स्मॉलर इनके साइज के बिहाफ पर, लेंथ के बिहाफ पर क्या हमने कहा कि आप मेल और फीमेल को अलग अलग कर सकते हैं। तो बेटा मेल और फीमेल को अलग करना, है ना, अलग अलग पहचानना, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। जब आप यहां पे एस्केल्मिंथीज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ना, उसमें लेकिन अपोजिट पॉइंट होता है। उसमें जो फीमेल है वो लार्जर और मेल को हम बोलेंगे शॉर्टर, स्मॉलर। लेकिन यहां पे ब्लड फ्लूक में मेल तो लार्जर है, फीमेल क्या है? स्मॉलर है। फीमेल क्या है? यहां पर स्मॉलर है, ठीक है। तो देखिए इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। अच्छा तो ये सारे पॉइंट यहां पर हो गया। अब एक सिंगल पॉइंट बचा हुआ है बेटा, है ना, एक सिंगल पॉइंट बचा हुआ है। हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। जो थर्ड लाइफ साइकिल है ये है यहां पर टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल, ठीक है। तो टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल को जरा आप ध्यान से देखिए, है ना। तो ये थर्ड मेंबर है हमारा टीनिया सोलियम, जिसके लाइफ साइकिल को हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। टीनिया सोलियम, देखिए टीनिया सोलियम ये जो होता है टीनिया सोलियम, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे टैपवर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है यहां पर टैपवर्म, है ना। टीनिया सोलियम को टैपवर्म कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एक बार वापस से मैं आपको दिखा दूं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा हमारे एनसीईआरटी में दिया है बेटा। ये डायग्राम जो फर्स्ट था जो हमने डिस्कस किया ये टैपवर्म का था, ठीक है। अब देखिए टैपवर्म के लाइफ साइकिल को अगर मैं यहां पर समझाऊं तो एक एक करके सारी बातें आपको यहां पर पता होना चाहिए। देखिए टीनिया सोलियम बेटा ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। सबसे पहली बात है ना कि टीनिया सोलियम भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अगर बेटा ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है तो ये भी अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है वो दो अलग अलग होस्ट में कंप्लीट करेगा। सही बात है, ध्यान समझना आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट मैं कहूंगा ये टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो देखिए डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है तो ये अपना जो लाइफ साइकिल है बेटा ये कितने होस्ट में कंप्लीट करेगा? तो ये दो होस्ट में अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा।
अब ये दोनों होस्ट कौन कौन से होते हैं? तो बेटा एक तो होता है यहां पर प्राइमरी होस्ट, आप जानते हैं, और एक होता है बेटा यहां पर सेकेंडरी होस्ट। अब आपको नाम पता होना चाहिए कि आखिर प्राइमरी होस्ट कौन सा है। तो प्राइमरी होस्ट होता है टीनिया सोलियम के लिए, प्राइमरी होस्ट किसे आप कंसिडर करेंगे? बेटा ये हम लोग हैं, मतलब ये ह्यूमन होता है, ठीक है। तो टीनिया सोलियम जो है ह्यूमन के, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्पेशली हम बोलेंगे बेटा इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना, इंटेस्टाइन या फिर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में, ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में पाया जा रहा है। तो टैपवर्म जो है उसको आप क्या बोलेंगे? अंदर है। इसका मतलब बेटा ये एंडोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें ह्यूमन के इंटेस्टाइन में यहां पर पाया जाता है, तो ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट हो गया। सेकेंडरी होस्ट मैं आपको बताऊं बेटा ये होता है पिग, राइट है, पिग या फिर इसको हम बोलेंगे सस, राइट। तो पिग होता है। तो इन्फेक्टेड पिग को कुछ ह्यूमन खाते हैं, है ना, और पैथोजेनिक फॉर्म जो है ना वो ह्यूमन के बॉडी में आ जाएगा और जिससे ह्यूमन को डिजीज कॉज होगा बेटा, इससे यहां पर ह्यूमन को डिजीज कॉज होगा। और ये कौन से डिजीज कॉज करते हैं? टीनिया सोलियम ह्यूमन के अंदर। तो टीनिया सोलियम से होने वाले डिजीज को बेटा आप बोलेंगे टीनियसिस। क्या बोलेंगे? टीनियसिस। या तो ये टीनियसिस डिजीज कॉज करते हैं या फिर ये कॉज करते हैं बेटा सिस्टिसर्कोसिस, राइट है, सिस्टिसर्कोसिस डिजीज ये कॉज करते हैं, सर्कोसिस डिजीज ये कॉज करते हैं। तो टीनियसिस और सिस्टिसर्कोसिस डिजीज है ना, ये ह्यूमन के अंदर टीनिया सोलियम कॉज करता है, ह्यूमन जो कि इसका प्राइमरी होस्ट होता है बेटा, ठीक है। तो ये अपने पूरे लाइफ साइकिल को दो अलग अलग होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, ये बात मैंने अभी आपको समझाया। अब हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? इसमें हम यहां पर इसके लार्वल स्टेज को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैं इसके लार्वल स्टेज को यहां पर डिटेल में बताता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए इसके लार्वल स्टेज की अगर बात करें तो टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले, जैसे आपने फेसियोला हिपेटिका के अलग अलग मल्टीपल लार्वल स्टेज के बारे में देखा, वैसे ही यहां पर मैं टीनिया सोलियम के लार्वल स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो जरा देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट लार्वा आपको ध्यान रखना है बेटा, ये होता है यहां पर जिसे कहा जाता है ऑन्कोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ऑन्कोस्फीयर। एक ये लार्वा होता है बेटा। सेकेंड लार्वा होता है जिसे यहां पर कहा जाता है हेक्साकेंथ। तो एक हेक्साकेंथ लार्वा होता है। जो थर्ड लार्वा है बेटा, इसे यहां पर कहा जाता है ब्लेडर वॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्लेडर वॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसे यहां पे ब्लेडर वॉर्म बोल दिया। और एक और लार्वा होता है जिसे आपको ध्यान रखना है, जिसे हम यहां पर सिस्टिसर्कस कहते हैं, राइट है। तो देखिए ये लार्वल स्टेजेस जो हैं मैंने जो आपको बताए हैं ये टीनिया सोलियम के हैं। तो ये टीनिया सोलियम के जो लार्वल स्टेजेस हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको बताए हैं, है ना, वो है बेटा यहाँ पे ऑन्कोस्फीयर, हेक्साकेंथ, है ना, ब्लेडर वॉर्म और सिस्टिसर्कस। सिस्टिसर्कस यहां पे लार्वल स्टेज है, इसीलिए यहां पे डिजीज को क्या बोला जो ह्यूमन में हो रहा है? सिस्टिसर्कोसिस बोला है, ठीक है। तो मल्टीपल लार्वल स्टेजेस है, मेनी लार्वल स्टेजेस हैं, इसीलिए इनमें होने वाला जो डेवलपमेंट होगा बेटा वो किस टाइप का होगा? इनडायरेक्ट टाइप का। यहां पर इनडायरेक्ट टाइप का यहां पर क्या देखने को मिलेगा? डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे लार्वल स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, ऑन्कोस्फीयर, हेक्साकेंथ, ब्लेडर वॉर्म और सिस्टिसर्कस। ये टोटल यहाँ पे आपको लार्वा आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग टेपवॉर्म और टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है वो एंडोपैरासाइट है और किस तरह से ये अपना जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा इसके बारे में भी कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम टीनिया सोलियम का हम बनाएंगे और जिसके थ्रू आपको इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में समझ में आएगा। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, सिस्टोडा क्लास के मेंबर होते हैं
इसकी वजह से हम यहां पर इसको एंडो पैरासिटिक फॉर्म कंसिडर करते हैं और इसमें स्वेडो सेगमेंटेशन या फॉल्स टाइप का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें हुक्स और सकर्स भी पाया जाएगा। तो एक पॉइंट यहां पर इसके हाइपोथेटिकल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। इस डायग्राम के बिहाफ पर इसके बॉडी पार्ट्स को हम यहां पर समझेंगे। तो देखिए मैंने कहा टीनिया सोलियम में स्वेडो सेगमेंटेशन की बात यहां पर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। सपोज ये टीनिया सोलियम का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पर बना दिया। बेटा ये वाला इतना जो पार्ट होता है ये यहां पर इसका स्कॉलेक्स कहलाता है। क्या है ये? स्कॉलेक्स। और मैं यहां पे लिख दूं स्कॉलेक्स को आपको इसका माउथ कंसिडर नहीं करना है, नॉट माउथ। ठीक है, यहां पे फर्स्ट पार्ट जो है स्कॉलेक्स होता है जो कि इसका माउथ कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये स्कॉलेक्स वाला पार्ट हो गया बेटा। ये वाला पार्ट जो है देखिए फर्स्ट पार्ट स्कॉलेक्स होता है, दूसरा पार्ट जो होता है बेटा इसे हम यहां पर नेक कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम यहां पर नेक कहते हैं। और जो यहां पर थर्ड पार्ट जो हमें देखने को मिलेगा, ये इतना पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये इतना पार्ट इसके बॉडी का एक पार्ट कहलाता है जिसे आप कहेंगे, क्या इसे आप बोलेंगे स्ट्रोबिला। ठीक है, इसे आप यहां पे स्ट्रोबिला बोलेंगे, है ना। और स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिला ये कहलाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिला ये कहलाता है स्ट्रोबिलेशन। तो देखिए बेटा एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम यहां पे स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। और स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस के थ्रू यहां पर जो है स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन होता रहता है। तो टोटल यहां पर कितने पार्ट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहा है टीनिया सोलियम का? बेटा ये टीनिया सोलियम का डायग्राम हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब यहां पे 3 पार्ट है, स्कॉलेक्स जो कि उसका माउथ आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? नेक हो गया। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस से बनने वाला स्ट्रोबिला। बेटा ये स्ट्रोबिला ये यहां पर ये वही पार्ट है जो इसके बॉडी से, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद भी इसके बॉडी से अलग होता रहेगा। अलग होगा मतलब इसी में यहां पर स्वेडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो बेटा इसको हम यहां पे स्वेडो सेगमेंट भी कहते हैं, स्वेडो सेगमेंट भी कहते हैं। और बेटा इनमें स्ट्रोबिला वाले पार्ट में जो है स्वेडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और स्वेडो सेगमेंट जो स्ट्रोबिला में पाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड। क्या बोलते हैं? तो इसको यहां पे हम प्रोग्लॉटिड बोलेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए नियरली मैं आपको बता दूं कि 850 टोटल यहां पे 850 के आसपास प्रोग्लॉटिड जो हैं इनके स्ट्रोबिला वाले पार्ट में पाया जाता है। और ये अपने स्ट्रोबिला वाले पार्ट को स्वेडो सेगमेंट को ये अपने बॉडी से ऐसे डिटैच करते रहते हैं, है ना। जब ये अपने बॉडी से इस स्वेडो सेगमेंट को डिटैच करेंगे तो इसका मतलब इनमें फॉल्स टाइप का सेगमेंटेशन यहां पे देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो टीनिया सोलियम है इसके स्कॉलेक्स वाले पार्ट को हम यहां पे माइक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू जूम करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जो इसके स्कॉलेक्स वाले पार्ट में, है ना, हमें कौन कौन से पार्ट्स यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए स्कॉलेक्स वाले पार्ट में बेटा यहां पर सकर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किया है बेटा ये इनमें पाए जाने वाले सकर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको नंबर ऑफ सकर्स पूछूं तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या 2 पेयर्स इनमें सकर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इनमें जो है टोटल 4 या 2 पेयर्स जो हैं टोटल 4 सकर्स मिलते हैं। इसका सेंट्रल वाला पार्ट बेटा ये इसका सेंट्रल वाला पार्ट है। सपोज इसके सेंट्रल वाले पार्ट को, है ना, यहां पर देखें तो इसके सेंट्रल वाले पार्ट के बाहर बाहर कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बेटा जिन्हें आप यहां पर हुक्स बोलना। क्या बोलना? हुक्स। ठीक है ना। तो देखिए ये जो सेंट्रल पार्ट जो होता है इसे रोस्टेलियम कहते हैं और रोस्टेलियम के चारों ओर हुक्स प्रेजेंट होता है। तो देखिए सेंट्रल पार्ट जो है बेटा यहां पे इसके स्कॉलेक्स वाले पार्ट को मैं समझा रहा हूं, है ना। हमारे एनसीईआरटी ने बोला कि इन पैरासिटिक फॉर्म ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, है ना, दे कंसिस्ट हुक्स एंड सकर्स। मतलब
पैरासिटिक फॉर्म में जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है उनमें हुक्स और सकर्स मिलते हैं। तो बेटा इन्हीं हुक्स और सकर्स को मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जरा देखिए, ये सेंट्रल पार्ट है बेटा, ये कौन सा पार्ट है, ये इसका सेंट्रल पार्ट है। और सेंट्रल पार्ट जो है वो कहलाता है जिस नाम से, ये है बेटा यहां पे रोस्टेलम। सेंट्रल पार्ट रोस्टेलम कहलाता है। रोस्टेलम के चारों ओर जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं बेटा, ये काइटिनियस है ना, या काइटिन से बने हुए हुक्स होते हैं जिसके थ्रू ये अटैच होंगे। और बेटा ये जो मैंने यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं बेटा, ये इनमें पाए जाने वाले सकर्स होते हैं। ये सकर्स के थ्रू अपने होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करेंगे। और सकर्स जो हैं टोटल कितने हैं, आप बोलेंगे 4 हैं, या फिर कितने हैं तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सकर्स इनमें 2 पेयर्स होते हैं बेटा। तो 2 पेयर्स इनमें यहां पर सकर्स हमें देखने को मिलता है। और सेंट्रल पार्ट को आपने क्या बोला है, रोस्टेलम। रोस्टेलम भी इसका माउथ नहीं है, स्कॉलेक्स भी हमने बोला इसका माउथ नहीं होता। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है इस तरह से। ठीक है, अब जरा देखो, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब एक और पॉइंट मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या पॉइंट है बेटा, अगर हम इसके स्वेडो सेगमेंट की बात करें, स्वेडो सेगमेंट जिसके अंदर स्वेडो सेगमेंटेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो स्वेडो सेगमेंट हैं उसको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं। 850 के नियर बाय मैंने आपको बताए हैं। इनके सेगमेंट को आप टोटल कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो टोटल यहां पर बेटा इसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कितने, टोटल यहां पे 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा। देखिए यहां पर वेरी फर्स्ट जो स्टार्टिंग में है ना, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा बेटा, यहां पर जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, फर्स्ट स्यूडो सेगमेंट जो होगा है ना, उसे हम बोलेंगे बेटा यहां पर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड। क्या बोलेंगे बेटा, ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड कहलाता है, प्रोग्लॉटिड कहलाता है। अच्छा, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड के बाद नंबर आता है बेटा यहां पर मैच्योर प्रोग्लॉटिड का। तो उसके बाद मैच्योर प्रोग्लॉटिड हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक प्रोग्लॉटिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो देखिए इनमें पाए जाने वाले स्वेडो सेगमेंट को हमने यहां पर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया बेटा। देखिए ये कौन कौन से हैं एक बार मैं समझा दूं। एक को आपने बोला इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, एक को हमने बोला है यहां पर इमेच्योर, और जो दूसरा है यहां पर मैच्योर, और जो थर्ड है बेटा यहां पर ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहलाता है। 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है ना, इनके प्रोग्लॉटिड वाले पार्ट को। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियरली यहां पर समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए क्या है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इमेच्योर प्रोग्लॉटिड वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड वाले पार्ट में क्या होगा, मैच्योर प्रोग्लॉटिड पार्ट में क्या होगा। तो देखिए इनमें इनके टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपिंग फेज में होते हैं। मतलब डेवलप नहीं हुआ है, बना नहीं है, अभी वो बन रहा है। तो देखिए यहां पर मैं बोलूंगा इनमें डेवलपिंग, क्या बोलेंगे, तो बेटा इनमें डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पे हमें देखने को मिलेगा। डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें यहां पर देखने को मिलेगा बेटा। अच्छा, क्या ये डेवलप्ड हो चुके हैं? नहीं, अभी भी डेवलपिंग फेज में है। डेवलपिंग फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखने वाले प्रोग्लॉटिड को हमने इमेच्योर बोला है। जब ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड की बात करेंगे बेटा, तो इसमें यहां पर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुके होते हैं। तो मैच्योर प्रोग्लॉटिड जो है वो कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखेंगे, जो कंप्लीटली डेवलप्ड हो गया है। इसका मतलब ये यहां पर डेवलप्ड है ना, डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखेंगे बेटा। डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, लीवर फ्लूक में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये लिखा है मैंने, फर्टिलाइजेशन समझ जाना आप। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड ही होता है। एक और पॉइंट, साइट ऑफ है ना गैमिट फॉर्मेशन, यहां पर इनमें किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, गैमिट का फॉर्मेशन। तो गैमिट का फॉर्मेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग
मैच्योर प्रोग्लॉटिड। ठीक है, अच्छा सुनो, अब हम बात करते हैं बेटा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड क्या होता है बेटा? ये इन तीनों टाइप के प्रोग्लॉटिड या स्वेडो सेगमेंट में से ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड ही वो स्वेडो सेगमेंट होता है जिसे टीनिया सोलियम अपने बॉडी से अलग करता रहता है, सेपरेट करता रहता है, मतलब डिटैच करता रहेगा। डिटैच का मतलब होता है बेटा रिमूवल, है ना। तो देखिए ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है ना, इसका क्या हो जाता है बेटा? डिटैचमेंट। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब जनरली अपनी बॉडी से कुछ किसी पार्ट को वो बाहर निकालते हैं तो डिटैचमेंट कहलाता है। या फिर मैं इसको सीधे तौर पर ये कह सकता हूं, यू कैन से इट एज अ रिमूवल, राइट। रिमूवल ऑफ, है ना, ये डिटैचमेंट और रिमूवल ऑफ, है ना, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। जब ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को अपने बॉडी से रिमूव कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो इस ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को रिमूव करना, इसको अपने बॉडी से अलग कर लेना, डिटैच कर लेने के प्रोसेस को बेटा यहां पर कहा जाता है एपोलाइसिस। क्या बोलेंगे? एपोलाइसिस। देखिए मैंने ये जो पॉइंट बताया है ये स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं। क्या क्या बोला मैंने? एपोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है? तो टीनिया सोलियम अपने ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो होता है उसको अपने बॉडी से अलग करता रहता है, डिटैच करता रहेगा बेटा, और अपने बॉडी से जब ये अलग करेगा तो बॉडी से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एपोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताया। मैं आपसे बोलूं कि टोटल यहां पे कितने पार्ट हैं, तो टोटल यहां पे 3 पार्ट हैं, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। लेकिन एक पॉइंट और देखिए, यहां पे जो नेक वाला पोर्शन होता है बेटा, है ना, नेक वाला पोर्शन बेटा ये स्मॉलेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, और ये वो पार्ट होता है जहां से स्वेडो सेगमेंट बनने लग जाते हैं। भाई ये वो पार्ट है जहां से स्वेडो सेगमेंट बनने लग जाते हैं। तो जरा देखिए, क्योंकि इसके बाद जो भी सेगमेंट है उसे आप क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? स्वेडो सेगमेंट। तो कौन सा पार्ट है जहां से स्वेडो सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है या स्वेडो सेगमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? तो हम बोलेंगे यहां पे ये नेक पार्ट होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्वेडो सेगमेंट, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्वेडो सेगमेंट। स्वेडो सेगमेंट का जो फॉर्मेशन है बेटा वो यहीं से ही होगा, है ना। तो ये नेक के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं इन सभी पॉइंट को एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं, एक बार क्विकली आपको समझाता हूं ताकि ये सारे पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्या बोला, टीनिया सोलियम का जो लाइफ साइकिल है, टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल, टीनिया सोलियम जिसे टैपवर्म कहते हैं, है ना, ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, है ना। टीनिया सोलियम जिसे टैपवर्म कहते हैं ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, इसको टोटल 2 होस्ट चाहिए होता है। प्राइमरी होस्ट बेटा ह्यूमन होता है, ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है टीनियासिस, सिस्टिसर्कोसिस, है ना। ह्यूमन के इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मिलेगा बेटा, और अपने सकर से इस ह्यूमन के इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को सक करता रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है और ऑन्कोस्फीयर, हेक्साकेन, ब्लिडरवॉर्म और सिस्टी सर्कस टाइप के लावल स्टेजेस यहां पर हमें देखने को मिलता है। अच्छा देखिए इसके बाद मैंने आपको समझाया कि देखिए अगर हम इसके बॉडी की बात करें, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने बताया, तो ये स्कॉलेक्स वाला पार्ट है। स्कॉलेक्स वाले पार्ट को जूम करते हैं तो उसमें यहां पे 4 सकर देखने को मिलता है और हुक्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल पार्ट को आपने रोस्टेलम कहा जिसके चारों ओर लगभग 22 से 32 काइटिन से बने हुए हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स फॉर द अटैचमेंट एंड सकर्स फॉर द इंजेशन या सकिंग ऑफ द फूड या न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये दूसरा पार्ट नेक होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो सेगमेंट। और इसके बाद जो भी पार्ट है बेटा ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसे टीनिया सोलियम अपने बॉडी से डिटैच करता रहेगा। इसमें भी कौन से वाले पार्ट को, इमेच्योर, मैच्योर या फिर ग्रेविड वाले पार्ट को। एक पॉइंट मैं आपको अगेन समझा दूं कि इमेच्योर प्रोग्लॉटिड वो हिस्सा होता है जहां पे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। डेवलपिंग
मैच्योरिंग फेज में होते हैं, है ना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ गेमेटिक फॉर्मेशन या गेमिट फॉर्मेशन और डेवलप टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाना, बेटा ये यहां पर मैच्योर प्रोग्लॉटिड का फीचर होता है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड वो पार्ट होता है, सुडो सेगमेंट होता है, जिसे टीनिया सोलियम अपने बॉडी से अलग करता है, डिटैच करता है या फिर क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, और इसके रिमूवल के प्रोसेस को बेटा हम यहां पर एपोलाइसिस कहते हैं। आई होप आपको यहां तक का जो पूरा पॉइंट है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। इतनी सारी बातें जो हैं आपको यहाँ पर जाननी ज़रूरी हैं। देखिए हो सकता है कि आपको YouTube पर एक ऐसा वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें जो है एनिमल किंगडम को केवल 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने ज़्यादा, है ना, मेंबर या एनिमल किसी प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में आते होंगे, उनके कितने फीचर्स यहाँ पर होते होंगे, उनके फीचर्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती होगी। क्या इतने सारे पॉइंट्स को केवल 2 घंटे में कवर करना पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपके पास इनफ और सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सभी पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करें ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने लाइफ साइकिल तीनों का समझा दिया है। हमने ब्लड फ्लूक सिस्टोसोमा का भी समझ लिया था, फेसियोला हेपेटिका का भी मैंने आपको समझा दिया है बेटा। अब जरा देखिए एक लास्ट पॉइंट में मैं आपको समझाने वाला हूं इसका क्लासिफिकेशन, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन हम यहां पर समझने वाले हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बिहाफ पर। तो देखिए इसको क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरी में, मैं आपको बता दूं, इसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, 3 क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है। बेटा ये पहला क्लास जो कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे, देखो यहां पर क्लासिफिकेशन में हमें टोटल 3 क्लास की बात करनी है बेटा। टोटल हमें यहां पर 3 क्लास की बात करनी है, और किस बिहाफ पर किया गया है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर on the basis of digestive tract, या फिर मैं कहूंगा on the basis of nutrition। बेटा न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या फिर है ही नहीं, है ना, इसके बिहाफ पर 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है। बेटा एक क्लास है जिसे कहते हैं टर्बिलेरिया। क्या बोलते हैं? टर्बिलेरिया कहते हैं, राइट है। अच्छा, एक क्लास जो दूसरा क्लास होता है बेटा, इसे हम यहां पर ट्रिमेटोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिमेटोडा बोलते हैं। जो तीसरा क्लास होता है बेटा, ये अभी नाम मैंने आपको बताया था, इसे यहां पर सिस्टोडा क्लास कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोडा क्लास। टोटल हमें यहां पर नंबर ऑफ क्लास जो हमें ध्यान रखना है वो है बेटा यहां पर 3 क्लास। टर्बिलेरिया क्लास के बारे में पढ़ना है, ट्रिमेटोडा क्लास के बारे में पढ़ना है और सिस्टोडा क्लास के बारे में पढ़ना है। और कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने डिस्कस किया है इन एग्जांपल को हम क्लास वाइज लिख लेंगे बेटा, और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। जरा देखिए ध्यान से, टर्बिलेरिया जो है यहां पर ये वही क्लास है जिसमें आने वाले फ्लैटवर्म पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होते हैं बेटा, ये यहां पर फ्री लिविंग होते हैं, राइट है, ये फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन जो ट्रिमेटोडा होता है बेटा, ये यहां पर पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, राइट है। और ये जो सिस्टोडा है ये भी हमें यहां पर पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट है। अच्छा, एक बात आप यहां पे समझ गए होंगे कि यहां पर कौन से एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। क्या यहां पर प्लिनेरिया, क्या यहां पे प्लिनेरिया आएगा? प्लिनेरिया जिसे मोर कॉमनली बेटा यहां पर जाना जाता है जिस नाम से, उसे हम यहां पर डुगेसिया कहते हैं, और इसके अंदर ही हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। तो प्लिनेरिया या डुगेसिया फ्री लिविंग होता है, टर्बिलेरिया क्लास में आता है। एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे समझा दूं कि देखिए ट्रिमेटोडा जो होता है बेटा यहां पर इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है। तो बेटा ट्रिमेटोडा का कॉमन नेम होता है बेटा, इसे हम कहते हैं फ्लूक, राइट है। क्या बोलते हैं यहां पर? इसको फ्लूक कहते हैं, जैसे लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, है ना। लेकिन सिस्टोडा का कॉमन नेम मैंने आपको बताया था बेटा, इसका कॉमन नेम होता है यहां पर टैपवर्म, राइट, इसका कॉमन नेम यहां पर टैपवर्म होता है, ठीक। अब एक एक करके यहां पर एग्जांपल, मैंने इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया प्लिनेरिया के बारे में, ये पॉइंट कंप्लीट है हमारा। अच्छा, ट्रिमेटोडा जो है
है ना। देखिए इन दोनों के पास पहली बात डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, और इसके पास मैंने बता दिया कि इसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। तो इस बिहाफ पर, न्यूट्रिशन के बिहाफ पर हमने इसको 3 क्लास में बांटा। बेटा इसके अंदर मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, आपने पहले ही पढ़ लिया है। देखिए वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जिसे हमने बोला था फेसियोला हेपेटिका, ठीक है, क्या कहा था, फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल है बेटा, अच्छा एक और एग्जाम्पल है जिसे हमने कहा जो यूनिसेक्सुअल था, है ना, एक सिंगल मेंबर। देखिए जिसको हम कहते हैं यहां पर सिस्टोसोमा, क्या बोलते हैं, सिस्टोसोमा कहते हैं बेटा। सिस्टोसोमा जो होता है ये एक्चुअल में ये यहां पर जाना जाता है किस नाम से, तो बेटा ये यहां पर ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका जो होता है ये कहलाता है यहां पर, इसका कॉमन नेम हम जानते हैं लीवर फ्लूक होता है, ठीक है। अच्छा और इसका कॉमन नेम हमने कहा यहां पर टैपवर्म। और इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये है यहां पर टीनिया सोलियम, जो हमने पहले ही उसका पूरा लाइफ साइकिल वगैरह डिस्कस कर लिया है। तो ये है यहां पर टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम बेटा, इसको भी यहां पे टैपवर्म कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पर, एक टीनिया सोलियम हो गया। अब यहां पर जीनस सेम है टीनिया, बट स्पीसीज अलग लेते हैं यहां पर, टीनिया सेजीनाटा, क्या है, टीनिया सेजीनाटा। और एक लास्ट एग्जाम्पल है बेटा जिसका नाम है इकाइनोकोकस, क्या नाम है, इकाइनोकोकस। तो इकाइनोकोकस, टोटल यहां पे आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है या ध्यान रख सकते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजीनाटा और इकाइनोकोकस। बेटा टीनिया सोलियम जो होता है इसे हम कहते हैं यहां पर पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। पॉर्क क्या होता है, पॉर्क जो है बेटा ये पिग का जो मांस होता है, मीट होता है, उसको पॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसे हम बोलेंगे बेटा पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। और जो टीनिया सेजिनाटा होता है बेटा इसको हम यहां पर बिफ टेपवर्म कहेंगे, बिफ का मतलब भी वही मीट मांस होता है। इकाइनोकोकस का कॉमन नेम होता है, इसको कहते हैं डॉग टेपवर्म, क्या बोलते हैं, डॉग टेपवर्म कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा क्लियरली। एक बार मैं जल्दी से, है ना, क्विक रिवीजन कर देता हूं। इस फाइलम को हमने लगभग कंप्लीट समझ लिया है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या न्यूट्रिशन के बिहाफ पर 3 क्लास में बांटा। देखिए इन दोनों के पास बेटा इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसके पास तो एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होता। तो इसके पास केवल एक ऑप्शन है कि ये केवल एंडो पैरासिटिक फॉर्म में ह्यूमन के बॉडी के अंदर या अदर होस्ट के बॉडी के अंदर यहां पर पाया जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है बेटा यहां पर टैपवर्म, इसका कॉमन नेम होता है यहां पर फ्लूक। 2 एग्जाम्पल फेसियोला हेपेटिका, सिस्टोसोमा आपको ध्यान रखना है, ट्रिमेटोडा होते हैं। ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा ये दोनों पैरासिटिक फॉर्म होता है, लेकिन टर्बिलेरिया जिसमें आने वाला मेंबर है प्लिनेरिया, ये फ्री लिविंग होता है, ठीक है। अच्छा फिर टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, इकाइनोकोकस बेटा ये वो मेंबर हैं जिनमें यहां पर स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है पॉक टेपवर्म, इसका नाम होता है बिफ टेपवर्म, इकाइनोकोकस को हमने क्या बोला, डॉग टेपवर्म बोला है। तो देखिए मैंने इस फाइलम से रिलेटेड जितने पॉइंट होते हैं बेटा जगह जगह से ढूंढ करके, है ना, आपको यहां पर बताए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं भाई, इससे बाहर बस आप ये मान लेना कि कुछ नहीं आएगा, और अगर वो आएगा तो वो किसी से सॉल्व नहीं होगा अगर आपसे नहीं हुआ है तो, ठीक है। देखिए ये सारी पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। एक बार एनसीईआरटी की वो जो लाइन है ना, 2-3 लाइन शायद बच गई थी, उसको भी डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए क्या है, एनसीईआरटी की लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे पॉइंट है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अपने होस्ट के बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बेटा देखो यहां पे क्या लिखा है कि इसमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स और सकर्स का पाया जाना फ्री लिविंग का कैरेक्टर नहीं है बेटा, ये पैरासिटिक फॉर्म का कैरेक्टर है। मतलब हुक्स और सकर्स जो हैं या तो लीवर फ्लूक में है या फिर टीनिया सोलियम में है, पॉक टेपवर्म जिसे हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। और एक एग्जांपल फेसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक का दिया हुआ है। तो देखिए जरा मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया है ना, शुरू से लेकर के एंड तक जो भी मैंने आपको बताया है, एक बार 5 मिनट में फटाफट देखते हैं, उसके बाद इस फाइलम को फिनिश करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज लेक्चर नंबर 8 जिसका इंतजार आप सभी को बहुत टाइम से था। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसके अंदर आने वाले मेंबर्स को बेटा हम फ्लैट वर्म कहते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी,
रखते हैं ये। उसके बाद मैंने आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझाया कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो फ्री लिविंग होता है, मोस्टली एंडोपेरासाइट होता है, इसका होस्ट ह्यूमन बॉडी या अदर कोई एनिमल पॉसिबल है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सारी पॉइंट बताया। जरूरी बात बेटा, सिमेट्री बाइलेटरल है, बॉडी कैविटी नहीं है, एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सेगमेंटेशन जो है स्यूडो सेगमेंटेशन है, मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया। उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के टोटल रिप्रोडक्शन तक के पॉइंट आपको यहां पर समझाए हैं। उसके बाद मैंने आपको लाइफ साइकिल के पॉइंट बताए, फेसुला हेपेटिका का पढ़ा, सिस्टोसोमा का मैंने आपको बताया, और फिर हमने टीनिया सोलियम के पॉइंट को भी डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस किया है बेटा। उसके बाद पैरासाइट जो है आपको पता होना चाहिए, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। उसके बाद यहां पर अब जो भी हमने यहां पे डिस्कस किया, अच्छा ये डायग्राम आपको यहां पर बता रखा है मैंने। क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बेटा, क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी की पूरे पेज को कट करके यहां पर आपको समझाया। देन अगेन क्वेश्चन है, फिर दो डायग्राम आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें नहीं दे रखा था इसके बारे में, लीवर फ्लूक के बारे में लेबल हमने किया है बेटा, है ना। अब जरा देखिए, फिर हमने अगेन पीवाईक्यू जो कि आपके एएफएमडी 2014 में आ रखा है कि प्लेन एरिया में किसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। टोटल हमने ये कंटेंट यहां पर डिस्कस किया। और देखिए एक लास्ट, देखिए क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा, जो एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट दिया हुआ है उसको एक अलग तरीके से बताया है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली एंडोपेरासाइट, ये एनिमल या फिर दूसरे जो इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर यहां पर मिल सकता है। एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हुक्स और सकर्स इनके पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया में होता है। डेवलपमेंट बहुत सारे लावर स्टेज से होता है, और इनमें से कुछ जो हैं उनके पास एबिलिटी है कि डायरेक्टली अपने होस्ट के बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को सक कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, बस केवल सिस्टोसोमा ही यूनिसेक्सुअल होता है। फ्लेम सेल जो है स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आई होप आपको यहां तक की जो भी बातें हैं वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये सभी जितने भी पॉइंट मैंने बेटा आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है, आपको यहां पर समझाया है, उसको एक एक करके आप नोट्स बनाएं और बाकी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज को इतना डिटेल में मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको पूरे कहीं पर भी यूट्यूब पर आपको मिले तो जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और फाइलम एस्क हेल्मिन्थीज का वीडियो कल ही अपलोड कर दिया जाएगा, रेगुलर बेसिस पे अप किया जाएगा अपलोड, है ना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 09, दैट विल बी अबाउट, है ना, फाइलम एस्क हेल्मिन्थीज राउंड वर्म। थैंक यू सो मच।